बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट असद अली तूर और अमानत गिशकोरी। नाज़रीन, आज जैसा कि आपको मालूम है, एक मरतबा फिर बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में मखसूस नशिस्तों के केस की, और सलमान अकरम राजा के दलाइल आज भी मुकम्मल नहीं हो सके। मामला अब चला गया है 23 जून यानी पीर के रोज़ तक। पीर को 11:30 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी। मगर आज की जो समाअत है नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि वो एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकती है इस केस में। बिलखसूस जो असगर खान केस का आज हवाला दिया गया और साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI के उन बयान हल्फी का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया था अदालत के सामने कि 1988 के जो इंतखाबात थे उसमें उन्होंने उनमें इंटरवीन किया। जो भी किया, जिस तरह भी किया, वो तमाम रिकॉर्ड के ऊपर साबित था, और कमरा अदालत में बैठकर उन दो जर्नैलों ने इस बात का एतराफ़ किया था। इस एक स्टेटमेंट का गो कि ये अदालती रिकॉर्ड का ऑलरेडी हिस्सा है। इस केस में काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है। जो जजेस साहिबान हैं, आज़ाद मंच होकर अगर वो फैसला करते हैं तो उन्हें बहुत सारे इन पहलुओं को नज़रअंदाज करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। आज की समाअत में एक और चीज़ जो हमने देखी वो थी, मेरी नज़र में गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जैसा कि बुनियादी इंसानी हकूक़ को इस केस से बिल्कुल ही अलग कर दिया। आज हमारे जजेस साहिबान पूछ रहे थे कि मखसूस नशिस्तों का केस हो या इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहाँ पर आइन से डेविएशन हुई है, यानी आइन से इनहराफ किया गया है, आइन की खिलाफ वर्जी कहाँ पर हुई है। तो मैं सबसे पहले तो असद अली तूर साहब, मुझे आप बताएं, क्या हमारे ये जजेस साहिबान मरीख पर रहते हैं? कभी वो कहते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और कभी वो पूछ रहे होते हैं जब समाअत कंक्लूजन के करीब होती है कि इस पूरे केस में आइन की डिविएशन कहाँ पर हुई है। अच्छा दिल, मैं पहले तो आपके एक जुमले से इख्तलाफ कर लूँ। आपने कहा आज बहुत ज़बरदस्त समाअत हुई। आज भी मेरी नज़र में आज भी एक और शर्मनाक समाअत हुई। ठीक है, क्योंकि ये 11 पाकिस्तान के आइनी दिमाग बैठे हुए हैं जिनको रियासत ने इस काबिल समझा कि आइन की तशरीह, आइन को जानते ये हैं, बाकी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो नहीं जानते, इसलिए उनको आइनी बेंच में डाला गया। तो अगर पाकिस्तान के बेहतरीन आइनी दिमागों की कॉम्पिटेंस ये है, उनका IQ लेवल ये है, उनकी आइन की अंडरस्टैंडिंग ये है, तो यकीन कीजिए इस कौम के साथ, इस 24-25 करोड़ कौम के साथ इससे बड़ा जुर्म ही कोई नहीं हो रहा कि वो इन लोगों को 25-25, 28-28 लाख तनख्वाहें दे रही है। सही। ये लूट मार है इस कौम के साथ कि इस कौम को लूट के पैसा इन लोगों को दिया जा रहा है। हम पुराने ज़माने में तो सुनते थे ना कि रॉबिन हुड होता था, वो अशराफिया को लूट के गरीबों की मदद करता था। यहाँ पर गरीबों को लूट के इस अशराफिया का पेट भरा जा रहा है, जिनका IQ लेवल ये है। यानी कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल तंज कर रहे हैं कि वो जो कार्टून आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कि रेफरी मार रहा है। हाँ, इन्होंने मिसाल दी कि मैंने जो कार्टून देखा वो मुख्तलिफ है, जो कल जमाल मंदोखेल साहब ने देखा था उससे मुख्तलिफ था, जिसमें रेफरी ने हाथ बांधे हुए हैं जी, और वो दोनों अफ्रीकैन जो है एक बंदे को बांध कर मार रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा 2018 का होगा। उनको 2018 अभी तक याद है। अभी उनके बगल में एक इलेक्शन चोरी हुआ है, वो उनको नहीं याद आ रहा। उसमें वो कीड़े निकालने 2018 में कर रहे। फिर हम कुछ कहेंगे तो पता नहीं हमारे पे क्या लगेगा जब आपके अपने रिश्तेदार इस हुक्मरान इत्तेहाद से सेनेटर हों, MPs हों, तो आपको जाहिर बात है PTI के दौर का रिग हुआ इलेक्शन याद रहेगा ना। जो PTI का इलेक्शन रिग हुआ वो आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल 2018 में इलेक्शन रिग हुआ था, लेकिन भाई 8 फरवरी को भी तो हुआ है 2018। आपके साथ 8 फरवरी के आगे 2018 कुछ भी नहीं है मेरी। जी जी जी, वो 2018 का इलेक्शन तो यकीन करें 8 फरवरी को जिस लेवल की रिगिंग हुई है, आपको लगता है 2018 में तो फिर भी यार थोड़ी बड़ा डिसेंट वारदात डाली थी, बैठे थोड़ी डिसेंट वारदात डाली थी। अब तो लगता है कि सारे फार्म 47 की इलास्टिक की शलवारें पहन के फिर रहे हैं इधर, तो वो नजर नहीं आ रहा। जो रिगिंग का मामला अपनी आंखों के सामने, वो नजर नहीं आ रहा, पिछड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, तो यार क्या इन लोगों की आप कहेंगे कि ये गैर जानिबदार जजेस हैं?
یا ان لوگوں کی کوئی آئین کے ساتھ وفاداری ہے, یا یہ اپنے حلف کی پاسداری کر رہے ہیں. یار یہ اس کی وفاداری کر رہے ہیں, اس کی پاسداری کر رہے ہیں جس اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آئینی بینچ میں ڈالا ہے. یہ اس کے وفادار ہیں یار. بات چھوڑ دیں, آپ کہہ رہے ہیں بڑی زبردست سماعت ہوئی, یہ شرمناک سماعتیں ہیں. جس قسم کے ریمارکس کوسچن ہوتے ہیں, یقین کیجئے مجھے رونا آتا ہے دیکھ کے. اس سپریم کورٹ کا میں اپنی کانسٹیچوئنسی مانگتا ہوں, اور میری کانسٹیچوئنسی کا یہ حشر ہو گیا. لیکن آپ کو ووٹنگ کا یہاں پر نہیں ہے یار. ایسے جگہ پہ ووٹ کرنے سے بندے کو, جیسے کہتا نا, ایسی جگہ پہ منتخب ہونے اور ایسی جگہ پہ ووٹ کرنے میں دونوں پہ ڈوب بننے کا مقام ہونا چاہیے. لیکن آپ نے بھی ایک بات کی ہے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب یا دیگر ججز صاحبان, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھلے ہی ذاتیات میں آپ کچھ بھی کر لیں, ججز صاحبان ابھی جمال مندوخیل صاحب ہیں, ان کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں, نعیم اختر افغان صاحب ہیں اس بینچ میں موجود ہیں. مجھے ایک سمجھ میں نہیں آ رہی چیز کہ ایک جگہ پر ایک فیصلہ وہ دیتے ہیں جو بالکل ہی اینٹی اسٹیٹس کو نظر آتا ہے, دوسری جگہ پر وہ فیصلہ ایسا دیتے ہیں جو اس پورے نظام کو ویلیڈیٹ بھی کر دیتا ہے. ابھی فوجی عدالتوں کا کیس ہم نے دیکھا, اس میں وہ فیصلہ, کیا وہ اختلافی نوٹ تھا اس وجہ سے وہ اس طرح کا فیصلہ تھا؟ اور پھر ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا جیسے جمال خان مندوخیل نے بھی یہ کام کیا, اور کل جو جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے اختلاف کیا ہے, آپ کو معلوم ہے 5 ججز کی درخواست کے اوپر, وہ بالکل ہی مختلف ہے اس 12 جولائی کے اس اختلافی نوٹ سے جس کی بنیاد پر ایک پورا میس کریٹ ہوا. الیکشن کمیشن نے ان کے اس نوٹ کی بنیاد پر عدالتی فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. تو کیا ججز کنفیوژن کا شکار ہیں یا ججز ہمیں کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جج ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں. جہاں پر ان کا ووٹ ڈیسائسو ہو جائے گا نا, یہ وہاں پر ریاست کی طرف جائیں گے. جب ان کو پتا تھا نا ریاست کے ووٹ پورے ہیں تو یہ کہتے ہیں سر جی ہمیں اجازت دینا, ہم تھوڑا ذرا اپنی, میرا خیال ہے انڈیپینڈنٹ ججز ہیں ایسے. یار چھوڑ دیں, انڈیپینڈنس ہم دیکھتے ہیں, ہم انڈیپینڈنس دیکھ رہے ہیں ان کے. آئینی بینچ میں یہ آتے ہی نا, اگر انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے, یہ آئینی بینچ میں انڈیپینڈنٹ مانتا ہی نہیں ہوں معذرت کے ساتھ. جسٹس عائشہ ملک بھی آئینی بینچ کا حصہ ہیں, جسٹس عقیل عباسی بھی آئینی بینچ کا حصہ جی, اسی لیے نکال بھی دیے گئے ریزرو سیٹ کے کیس سے. چلے ٹھیک ہے, اسی لیے نکالے گئے ہیں. ہم جانتے ہیں یار, جہاں پر جب اس ملک میں اب آپ نے ایڈیشنل جج بھی لگنا ہو تو آپ کا انٹرویو یہاں اس طرح دستور پر ایک ایجنسی کے دفتر میں بلا کے ہوتا ہو, اور پھر وہاں سے آپ کو پوچھا جاتا ہو کہ آپ کا ویژن کیا ہوگا, آپ کیا کریں گے جج بن کے. جہاں پر ایک شخص جج ہے سپریم کورٹ کا جسٹس منصور علی شاہ, وہ صرف چیف جسٹس اس لیے نہیں بنا کہ 2 دفعہ ان کو کہا گیا کہ آ کے ملاقات کریں. تحریری کمٹمنٹس مانگی جا رہی تھی, نہیں دی. لیکن یہ ہوا میں ہے نا باتیں یار, یہ ہوا میں نہیں باتیں, اب جا کے پوچھ لینا پھر. کہیں جسٹس منصور علی شاہ اس بات کو ڈینائی کریں, پوچھ سکتے ہیں آپ کی اچھی جسٹس منصور علی شاہ کو کہیں کہ وہ ڈینائی کریں جو میں بات کر رہا ہوں. آپ کہیں کہ میری جسٹس منصور علی شاہ میری بات ڈینائی کر دے کہ ایسا نہیں ہوا. ایک ریٹائرڈ اسی عمارت کی شخصیت ان کے پاس نہیں پیغام لے کر گئی کہ وہ تھوڑے سے ذرا ہوئے ہوئے آپ کے بارے میں انکمفرٹیبل, تو آپ مل لیں تو بن جائیں گے چیف جسٹس. تو پھر جو اس وقت عہدے پا رہے ہیں, پھر وہ کس طرح پا رہے ہیں؟ کیا وہ بغیر ملے پا رہے ہیں, بغیر کمٹمنٹس کے پا رہے ہیں؟ وہ جو ریٹائر ہے وہ سن لیں گے تو وہ کہیں گے یار آپ کیا کر رہے ہیں. بہرحال امانت کشکوری صاحب, آپ بتائیے گا, آپ بھی اس کیس کو بڑا ایکسٹینسولی فالو کر رہے ہیں اور آج بھی سماعت ہوئی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جو آج کی سماعت ہے اس کا احوال کیا تھا, آج آپ نے کیا دیکھا, اور اب آپ کو یہ مقدمہ کس طرف جاتا دیکھ رہا ہے؟ اچھا, مقدمے کی جو بات ہے وہ تو پہلے دن سے ہی, جب 2 ججز چھوڑ کے گئے ہیں اس کے بعد 11 ججز نے یہ کہا کہ ہم یہ کیس سنیں گے اور اس کو لے کے چلیں گے. جیسے محمد علی مظہر, جیسے حسن اظہر رضوی جو کہ فیصلہ دے چکے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں, اور ان کی جو اب خاموشی ہے, اور جیسے محمد علی مظہر جس طرح کے سوالات کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں سوال کرنے کی لیکن ان سے ہو نہیں پا رہے کیونکہ وہ سائن کر چکے ہیں اس فیصلے پہ, مرکزی فیصلے پہ جو کہ پی ٹی آئی کو نشستیں دے چکے ہیں. تو باقی ججز خاموش ہیں, لیکن جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس جمال خان جسٹس محمد علی ہیلپ کرتے تو نظر آئے. جسٹس محمد علی مظہر سلمان اکرم راجہ صاحب کی انہیں بتاتے رہے کہ آپ فلاں پیج پہ جائیں, وہ شاید ججز صاحب کے جو سوالات ان کا جواب وہاں پہ موجود نہیں. وہ ظاہر سی بات ہے, اگر وہ آگے کوئی بات کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ہی فیصلہ ہے تو میں ادھر سے ہی دکھا رہا ہوں آپ کو, تو ان کے پاس تو جواب ہی نہیں ہوتا, پھر وہ کیا ان کو ریمارکس دیں گے, کوئی بات کریں گے. لیکن جسٹس مسرت ہلالی جو ہے انہوں نے آج یوٹیوبرز کی بھی بات کی اور کہا کہ جی وہ
फेक आईडी की भी कल उन्होंने बात की थी कि सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते वो हैं। यूट्यूब आज तो भी आपका रोसे तूर का वो नहीं, हमने तो अभी किया है, वो आप माशाल्लाह जजेस में काफी मकबूल हैं। हमारी हमें पोजीशन पता है, नहीं, वो तो सुनते ही नहीं होंगे ना। क्लियर नहीं हो रही आप किस तरफ खड़े हुए हैं, देखिए, तो वो आपकी बात कर रही हम थी। तो आइन और कानून के साथ खड़े हैं ना, जैसे जैसे अमीनुद्दीन खान सब खड़े हैं। अगर वही वाला आप खड़े हैं तो फिर तो इन्ना लिल्लाह। नहीं, जैसे नमीनुद्दीन कोशिश तो कर रहे हैं कि दोनों तरह से नहीं, स्कूल आज से उन्होंने कहा है कि हम बातचीत चले। सीख रहे हैं। देखिए, जब बिल्कुल, सलमान अकबर बिल्कुल। राजा ने कहा कि मैं तो एक तालिब इल्म हूं, ला था। हाँ, शरीफुद्दीन की उन्होंने जिक्र किया, पीरजादा का। पीरजादा साहब बहुत बड़े बिल्कुल, कानूनदान थे। अब उसके ऊपर अमीनुद्दीन खान साहब ने भी ये बात की और मेरे लिए ये बड़ी हौसला मंद थी। देखिए, आप लोग फिर कहते हैं कि मैं किस साइड पर हूँ। मुझे अब भी लगता है जैसे अमीनुद्दीन खान साहब की उस ऑब्जर्वेशन को सुनने के बाद कि वो बड़े खुले दिमाग के साथ बैठे हैं और मुझे लगता है कि शायद वो अपना जो फैसला है, जो 2 जजेस का नोट है, उससे ही डिट्रैक्ट अच्छा, हो जाए, हाँ, वही वापस हो फैसला जाए और उनका जो था। 8 जजेस के फैसला उसकी तौसीक कर दें इस रिव्यू में, ये भी तो पॉसिबल है हो ना। सकता है, क्यों बिल्कुल हम हो इतने सकता है। नेगेटिव हैं अमानत किशोरी साहब? नहीं, नेगेटिव कोई हो ही नहीं रहा, सवालात पे हम बात कर रहे थे। साहब ने ये किया ना प्रेडिक्शन, ठीक है, अगर ये आधे फैसला नहीं, मैं शर्त नहीं लगाऊंगा। नहीं, इस पर शर्त लगनी चाहिए। नहीं, इस पर लगनी चाहिए, हम में से कोई एक फील्ड छोड़ देगा, नहीं, ठीक है, कोई ऐसी शर्त लगाते हैं ना, फील्ड छोड़ने का नहीं, कोई और इतना जज्बाती नहीं होना। लगाए ना, पता नहीं किसने छोड़नी है, मुझे तो पता किसने देखिए, वो इनको भी पता है। हो सकता है आपको गलत साबित करने के लिए जज साहब अपना फैसला बदल छोड़नी। मैं इसलिए चाह रहा हूँ मेरी फील्ड छोड़ो। आपसे जान छूट जाएगी एक फैसले में दस्तखत करने से, बहुत सारे लोगों की जान छूट जाएगी यार। चलो ठीक है। आप लगा ले शर्त। नहीं, मैं फिर भी नहीं लगाऊंगा। मुझे और कुछ नहीं आता भाई। अच्छा, अब हमारे साथ प्लीज आप कंटिन्यू करें। नहीं, जैसे मुसरत इलाली की बात कर रहे थे कि वो पूछ रही हैं कि वोट जो है वो बुनियादी हक नहीं है, तो उस पर सलमान अकबर राजा ने काफ़ी तफसील से बताया कि वोट बुनियादी हक है। उन्होंने कहा जी, जब बंदा पैदा होता है, कोई बच्चा, क्या वो उसके साथ आता है? क्योंकि जो हक है आपके इन्वायरमेंट का है, आपकी लाइफ का है, आपका आज़ादी इजहार का है, आपकी, तो वो तो आपके बाय बर्थ आपको मिलते हैं। तो वोट जो है वो बाय बर्थ नहीं होता, वो आपको 18 साल बाद जाके मिलता है। तो उस पर सलमान अकबर राजा ने कहा कि वोट आप जब पैदा होते हो तो आपका हक है, लेकिन आपकी एक एज रखी गई है, वो कानून ने रखी है, वो कानून बनाया 18 साल की उम्र में कर सकते कल हैं। को अगर कानून साथ पार्लियामेंट कहे कि 10 साल में आप कर सकते हो तो वो 10 साल हो जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं है बुनियादी हक। फिर जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने उनको समझाने की कोशिश की, तो क्योंकि लाइव चल रहा होता है तो उस पे हम देख रहे थे, तो उन्होंने उस पे समझाने की कोशिश ना की हो, क्योंकि जैसे मुसरत इलाली, मैं समझता हूँ कि जैसे अमीनुद्दीन के बाद इस बेंच में सबसे काबिल जज मुझे नजर आती है, माजरत के साथ दीगर जजेस साहिबान से। उनकी जो काबिलियत है उस पर किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शायद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को उन्होंने समझाया हो, और जो बुनियादी हक की वो बात कर रही हैं, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने किया। अब देखें, मेरी टोन बदल गई है कल से। मैं पहले सर बड़ी तनकीद कर रहा था इन दो जजेस साहिबान पे कि यार ये आपने क्या फैसला दिया, लेकिन कल जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की मैंने वो मंतक सुनी तो मुझे समझ में आया कि भाई ये फैसला तो बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप आइन के जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उसको ही इस पूरे केस से अलग कर देंगे, तो फिर तो ये फैसला जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है इसका तो कोई जवाब ही नहीं पैदा होता। फिर तो आइन से इनहराफ है। बिल्कुल, फिर तो 187 को आप इन्वोक ही नहीं कर सकते ना। तो वो अब खैर हम इसमें मजीद क्या कहें, जस्टिस मुसरत इलाली उनसे भी 2 स्टेप आगे हैं, तो काबिलियत का मुकाबला है। वो समझती हैं कि बुनियादी हक ही नहीं है, जबकि उन्होंने बड़ा अच्छा खूबसूरती से पहले जो फैसल सिद्दीकी साहब है उन्होंने भी कहा कि 3 तरह के हकूक होते हैं, उनमें ये भी फाल करते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, बुनियादी हक जरूर है, 18 साल जब आपकी उम्र होगी आपको वो हक मिलेगा। हाँ, या तो ये होना कि आपका बुनियादी हक हो और 18 साल की उम्र में आप में से चंद को मिले चंद को ना मिले, फिर हम कह सकते हैं कि ये बुनियादी हक नहीं है। सिर्फ एज का फर्क है और कुछ भी नहीं है। छोटी सी बात है, सादा सी बात है। सिर्फ वो एक स्टैचूट की बुनियाद पर जो हक मिलता है या उससे मशरूत कोई हक है उसे आप बुनियादी हक ही ना माने, तो ये आपकी अकल है, आपकी समझ है। तो अब मुझे ये बताएं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, आपने भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बात की कि वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि 2024 के जो इंतखाबात थे उनमें किस तरह का एनवायरनमेंट था। आज सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि कहीं वो लिख रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं क्या, उन्होंने एक जगह पे कहा था डायरी, उन्होंने कहा डायरी लिख रहा हूँ जिसमें आपके सवालों के जवाब आ जाएंगे। चीज़ यह देखें, जैसे जमाल खान मंदोखेल का ताल्लुक जिस सूबे से है, उस सूबे में जो इलेक्शन हुआ है जिसके बारे में कहते हैं कि 2.5 अरब में पूरी असम्बली भी की है, इल्ज़ाम लगता है। अख्तर मेंगा साहब से पूछे वहाँ पर क्या हुआ है उस सूबे में, ठीक है।
और वहां पर तो ऑडियो लीक्स हुई कि इतने करोड़ में तुम्हारी सीट है, इतने में ये दे दो, ठीक है, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान की। उन जमाल खान मंदोकल साहब को नहीं पता कि वहाँ पे इलेक्शन रिग हुआ है। और फिर एक बात सुनो आपको, ये जस्टिस मुसर्रत अली पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा यूट्यूब आपका सोशल मीडिया और ये वो लगी हुई है। ये हमारे जजेस तमाम के तमाम फेक प्रोफाइल्स के साथ ट्विटर पर मौजूद है, यूट्यूब के सारा वक्त वीलॉग्स देखते हैं। ये वो तो खुदा आप का बड़ा खौफ दावा करें, आइन पढ़ा करें बैठ के। आइन पढ़ेंगे तो यहाँ पे बैठ के इनको ये सवालात भी करने पड़ेंगे। फैसला पढ़े, जिस फैसले को रिव्यू करने बैठे हुए हैं, ये बैठ के ट्विटर पढ़ने लगे हुए हैं कि इनके रिमार्क्स के बारे में ट्वीट क्या हुई है। ये यूट्यूब की वीडियोस देखने लगे हुए हैं। हम इनको 25 लाख अपना यूट्यूब देखने के लिए दे रहे हैं। देखें, आप क्यों अपने व्यूअर्स कम कर रहे हैं? यार छोड़े यार, हमें इनके व्यूज नहीं चाहिए। ये हमारे पर रहम ही खाएं। तो ये जो जिस बात का हम इनको पैसे दे रहे हैं वो काम करें, उसको हिलाल करें। बिल्कुल ठीक। तो अब मंडे तक ये केस गया है, क्या समझते हैं कब तक कंक्लूड हो जाएगा? सलमान अकरम राजा साहब तो कह रहे हैं कि 15 मिनट या 20 मिनट वो फर्दर लेंगे इसमें। नहीं, वो पहले भी कह चुके हैं, आज का उन्होंने कहा था कि ख़त्म कर लेंगे। मुझे नहीं लगता मंडे को कंक्लूड हो जाए, क्योंकि हामिद खान साहब ने भी फिर दलाइल देने हैं, तो वो भी 1-2 दिन लेंगे। नेक्स्ट वीक के है कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मंडे को केस मुकम्मल होना मुश्किल नज़र आ रहा है। उसके बाद हामिद खान साहब हैं और नून लीग के हारिस अजमत ने भी कहा था कि मैं रिटर्न अभी दे रहा हूँ दलाइल, तो अगर मुझे लगा कि मैं दलाइल देने चाहिए तो मैं थोड़ा टाइम लूँगा। हो सकता है उनमें से इलेक्शन कमीशन के वकील भी हैं, क्योंकि नए पॉइंट सामने आए हैं। कुछ रिकॉर्ड का बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड छुपाया है, गलत चीज़ें पेश की गई हैं, तो उस पर इलेक्शन कमीशन भी वजाहत पेश कर सकता है। तो मंडे को तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक में लग रहा है कि ये केस ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगी समाअत। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना जो आज की समाअत है उसका अहवाल दोनों हजरात से, और जिस तरह जजेस साहिबान सवालात कर रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहूँगा, फ़ैसला चाहे कुछ भी आए, मगर हमें तारीफ़ करनी चाहिए फैसल सिद्दीकी साहब की और सलमान अकरम राजा साहब की, जिन्होंने ऐसे माहौल के अंदर भी अपना जो कूल है उसको लूज़ नहीं किया, और जो अपने दलाइल हैं वो अदालत के सामने रखे। और अब भी बावजूद इसके कि बहुत से लोग, जो बहुत से यूट्यूबर्स हैं, वो ये कहते हैं कि फ़ैसला वही आना है जो पहले से तयशुदा है, वो वकला साहिबान जो शायद हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो वकला साहिबान जो शायद हमसे ज़्यादा अक्ल समझ रखते हैं कानून की, और उन्हें अदालती माहौल का या जजेस साहिबान का भी ज़्यादा मालूम है, बावजूद इसके वो अपने आर्ग्यूमेंट्स अपनी पेस पे ही चला रहे हैं। और जजेस को हत्तल इम्कान उनकी कोशिश है कि वो कन्विंस कर सकें, क्योंकि मेरे नज़दीक ये बड़ी ही अजीब किस्म की समाअत है, जहाँ पर जजेस साहिबान जब समाअत कंक्लूजन के करीब पहुँच चुकी है, ये सवाल कर रहे हैं कि आपके पूरे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें आपका बुनियादी नुक्ता क्या है। आप कह रहे हैं आइन से डिविएशन हुई है, आइन की डिविएशन हुई है, आइन से। समाअत की कंक्लूजन के करीब पूछ रहे हैं कि जुलेखा मर्द थी या औरत थी। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो ये इनकी आईनी अंडरस्टैंडिंग है। और जजेस साहिबान को भी, बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, जजेस साहिबान को अपने जहन में एक बात रखनी चाहिए कि इस वक्त उनके सामने सिर्फ एक वकील नहीं है, बल्कि वो पूरी कौम के सामने है। पूरी कौम उनके उन सवालात को देख रही है, और उन सवालात से पूरी कौम का एक माइंडसेट भी बन रहा है। उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी अदलिया किस तरह ऑपरेट करती है, और क्यों कर कैसे हमारे जजेस साहिबान आइसोलेट हैं उस पूरे माहौल से जो 2024 के आम इंतखाबात से पहले और बाद में था। किस तरह एक सियासी जमात को टारगेट किया गया, उन तमाम तर चीज़ों से नाबल्द होकर जब आप यहाँ पर मुकम्मल इंसाफ से मुताल्लिक किसी फैसले को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जब आपको मालूम है, आपके सामने अखबारी तराशे भी मौजूद हैं, आपके सामने यूट्यूब मौजूद है जिनको आप देखते हैं, सोशल मीडिया मौजूद है, आप क्यों कर इन तमाम तर चीज़ों से नावाकिफ़ हैं? सबसे पहले आप उन हक़ाइक़ का जायज़ा तो ले लें, शायद आपकी राय तब्दील हो जाए। बहरहाल देखते हैं, अगले व्लॉग में नाज़रीन आपको बताएंगे कि अब अगला क्या होने जा रहा है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल एक और अहम इजलास बुला लिया है सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले के फ़ौरन बाद। उसके क्या आप कह सकते हैं कि असरात होंगे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे, असद अली तूर साहब को और अमानत गिश्कोई साहब को। अल्लाह हाफ़िज़।